हेलो बच्चों, तो पिछले क्लास में हमने देखा था ओम्स लॉ के बारे में। अब ओम्स लॉ में एक हमारे पास कांस्टेंट आया था, जैसा कि हमने पढ़ा था V = IR। तो वहाँ पे R एक कांस्टेंट आ रहा था जिसको हम कह रहे थे रेजिस्टेंस। तो अब हम रेजिस्टेंस को देखते हैं डिटेल में कि रेजिस्टेंस होता क्या है किसी मटेरियल का। तो रेजिस्टेंस को समझने से पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस किस तरह से होता है, कैसे डेवलप होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई हमारे पास कंडक्टर है और कंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो होता क्या, जब इसमें हम पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होता है, एक दूसरे से टकराते हैं। कंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो इससे होता है कि जैसे कोलिजन है, कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, एक्स्ट्रा आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कुछ रजिस्ट होता है, मतलब ये अच्छे से फ्लो नहीं हो पाते। तो कंडक्टर्स में जो भी रजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, उसी को हम रजिस्टेंस कह देते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए डेली लाइफ का एग्जाम्पल समझें, हम लोग रोड पे चलते हैं, तो रोड पे अगर गड्ढे वगैरह कम होते तो हम लोग आराम से निकल जाते हैं, गड्ढे वगैरह कम होते हैं आराम से निकल जाते हैं। लेकिन अगर गड्ढे ज़्यादा हो जाते तो हम लोग आराम से निकल नहीं पाते, मतलब हमें चलने में दिक्कत होती है। उसी तरह से कंडक्टर में होता है, इम्प्योरिटीज़ आ गई, कोलिजन की वजह से हीट डेवलप हो गई, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजीली नहीं होता है। तो उसी को हम बोलते थे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन को कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करे। क्या करे, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट के फ्लो में अपोज होता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस जो हमारा होता है, मैंने उसमें बताया था कि रेजिस्टेंस R = V/I है। ये ना तो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है और ना ही करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड करता किस पे, तो समझते हैं हम कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास होता है वो किसी कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, थिकनेस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। लेंथ का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए आपने कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी, जैसे मान लीजिए पहले कंडक्टर आपने लिया, मान लीजिए 1 मीटर का कंडक्टर है, 1 मीटर का, तो अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा। यही आपने 2 मीटर कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस कुछ चेंज हो जाएगा। थिकनेस मतलब जैसे कंडक्टर में थिकनेस होती है, जैसे ये कंडक्टर है हमारे पास, इसकी थिकनेस कुछ कम है, इसकी डायमीटर मान लीजिए ये है, मान लीजिए 2 मीटर है। आपने एक दूसरा कंडक्टर लिया, उसकी थिकनेस कुछ और है, मान लीजिए ये एक कंडक्टर हमने बना लिया यहाँ पे, ये एक कंडक्टर है, इसकी थिकनेस मान लीजिए 4 मीटर है। तो इसमें थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा, अगर 2 मीटर थिकनेस है तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 4 मीटर थिकनेस है तो रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टर हमारा एल्युमिनियम का है, कॉपर का है या आयरन का है, तो जैसे जैसे ये मतलब मटेरियल चेंज होता रहता है वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहता है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, किसी भी जब कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन होते रहते हैं कंडक्टर के अंदर, तो उससे क्या होता है, कंडक्टर पे हीट डेवलप होती है, तो उस हीट पे भी हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो ये चारों चीज़ बहुत ध्यान से याद रखनी है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन लेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, कोई भी एक लिख के आ जाएगा तो उसको हमें बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। फिर है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है उसका ऐसा यूनिट ओम होता है, जिसको हम सिंबल ओम से इस तरह से इसको बनाते हैं, इस तरह से सिंबल ओम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओम के साइन को। फिर पढ़ते हैं कि R = V/I, हमने पढ़ा है फॉर्मूला। तो इससे 1 ओम की डेफिनेशन पूछी जाती है कभी कभी। तो 1 ओम की डेफिनेशन होती है कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। कहने का मतलब कि जब किसी कंडक्टर पे अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें, मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा और अगर इससे करंट 1 एम्पियर फ्लो हो जाती है, कितनी फ्लो होती है, 1 एम्पियर, तो यहाँ पे जो भी कंडक्टर हमारे पास होगा तो हम कहेंगे उस रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। फिर समझाता हूँ इसको कि अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और अगर उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है
तो उस रेजिस्टेंस का जो हमारे पास, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास 1 ओम होगा। तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस को पढ़ना है कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है। 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज फ्लो थ्रू इट, देन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओम। तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस को पढ़ना है। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इसी फॉर्म में बनते हैं, आर। तो अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस के बारे में, अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने एक लाइन बताई थी आप लोगों को कि फैक्टर जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो लेंथ, थिकनेस या टेम्परेचर या मटेरियल को चेंज करने पे रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, तो अब हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पहले इसका फॉर्मूला याद रखें। जैसे फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब इसी से हमें ये पूरा टॉपिक मतलब क्लियरली एक्सप्लेन रहता है। कैसे मतलब कि इसको समझ सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो देखते हैं कि पहला फैक्टर था हमारे पास कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। तो देखेंगे हम कि रेजिस्टेंस of a conductor is directly proportional to its length of conductor। ये हमें यहाँ से पता लगता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कंडक्टर की लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम डालेंगे इक्वेशन 1। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये मैथमेटिकल पॉइंट है कि अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को, तो इसका मीनिंग होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी को हम करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। मतलब जो इसका इफेक्ट होगा वही इस पर इफेक्ट होगा। इस तरह से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समझ सकते हैं। तो इसको यहाँ कैसे में समझना है, मतलब अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि एक कंडक्टर है 1 मीटर लेंथ का, ये है एक कंडक्टर ए। एक कंडक्टर मान लीजिए कोई बी है जिसकी लेंथ है 2 मीटर। तो हम आपसे पूछे कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा कि बी का ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हम ये देखेंगे कि लेंथ किसकी ज़्यादा है। तो लेंथ ज़्यादा है 2 मीटर वाले की, तो अगर 2 मीटर वायर की लेंथ ज़्यादा है ये, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यही से कंसेप्चुअल लाइन लिखी रहती है कि अ लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर, कि अगर एक शॉर्ट वायर एक छोटा वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा और लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हमें इसको याद रखना है। यहाँ पे ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर में बन के आ जाते हैं कि एक लॉन्ग वायर है एक शॉर्ट वायर है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो पता नहीं कि जो लॉन्ग वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारे पास आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब हमें लिखना है कि क्या आएगा इसमें, तो बस फॉर्मूला याद रखिए। जैसे एल का हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले हमें समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के मान लीजिए कोई वायर है, तो इसको अगर हम बीच से कट करते हैं, अगर हम कट कर देंगे तो हमें एक इस तरह से कोई सर्कुलर फेस दिखाई देगा। तो ये जो सर्कुलर फेस होता है यही हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम ए से लिखते हैं। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से समझते हैं इस बात को, वायर को अगर हम बीच से कट करें,
वायर का तो बीच से कट करें या उसका एंड देखें जहाँ पे वायर का एंड है, तो वहाँ पे जो उसका हमें फेस दिखाई देता है सर्कुलर, उसी को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर को एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मान लीजिए ये कोई दो क्वांटिटी है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मीनिंग होता है उल्टा इफेक्ट कि अगर तुम x को बढ़ाओगे तो y कम हो जाएगा, अगर x को कम करोगे तो y बढ़ जाएगा। इसमें उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो इसको कैसे यहाँ पे समझें कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे हम कहें, जैसे एक ये थिन वायर है, यहाँ पे ये कैसा वायर है? थिन वायर है। इसका एरिया मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है, और एक हमने ले लिया यहाँ पे थिक वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया हमने, ये मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर। तो हम आपसे पूछे कि बताइए इसका रेजिस्टेंस कम होगा कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा, या इसका ज़्यादा होगा इसका ज़्यादा, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, कि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। तो ध्यान रखें कैसे कंसेप्ट पढ़ने तक कि इसमें लिखा है थिक वायर, कि a thick wire has low resistance than thin wire कि जो थिक वायर होता है, थिक वायर होगा तो उसकी जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा हमारे पास। और इसके आगे देखते हैं कि अब हमने पढ़ा ये रो हमें क्या बताता है? ये हमें नेचर ऑफ मटेरियल का नेचर बताता है कि यहाँ पे जो रो होता है हमारे पास, ये नेचर ऑफ मटेरियल होता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब कि जो हमारे पास वायर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, सिल्वर का है, किस नेचर का मतलब वो कंडक्टर या मटेरियल वहाँ पे आपने यूज़ किया है वायर को बनाने में। तो हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप ये जो रो आ रहा है इसको वैसे हम नेचर ऑफ मटेरियल को डिफाइन करने के लिए एक अलग से टर्म डिफाइन होता है जिसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी। तो लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम अभी आगे अलग से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है इसमें। तो रजिस्टिविटी हो गई हमारी। अब यहाँ पे एक टर्म नहीं आ रहा है टेम्परेचर का, तो हमें याद रखना है उसको कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो हमारे पास होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। किसका होता है? टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो हमें ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अच्छा, ये बात केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन्हीं कंडक्टर्स पे एप्लीकेबल होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जिनमें V और I के बीच में ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्योंकि कुछ मतलब कि कंडक्टर नहीं कह सकते, मतलब मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं सेमीकंडक्टर्स कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट हमारे पास एप्लीकेबल है ये केवल ओमिक डिवाइस के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब जिन पे ओम्स लॉ फॉलो होता है। तो जैसे कि इस पॉइंट को समझने के लिए बताते हैं आपको, जैसे कभी कभी कोई हम लोग डिवाइस ऑपरेट कराते हैं तो पहले जब हम उसको इनिशियल पॉइंट पर चलाते हैं तो वो प्रॉपर मतलब वर्क करती है, जितना भी आप करंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। थोड़ी देर के बाद होता है जैसे 1R या 2R होता है उसकी मतलब कि जैसे फ़ैन है, फ़ैन का एग्जांपल है, स्टार्टिंग में तेज़ी से चलता है, फिर थोड़ी देर के बाद मतलब 1-2 घंटे चलता रहा कंटिन्यू, फिर वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। स्लो क्यों पड़ जाता है? क्योंकि चलते चलते होता क्या, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसमें जो कंडक्टर अंदर लगा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से उसमें करंट कम फ्लो होती है, तो जिसके कारण रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस में करंट कम फ्लो होगी और उसकी स्पीड थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो ये सारे चारों फैक्टर्स हैं, ये हमें याद रखने हैं कि रेजिस्टेंस
किस तरह के इस पर डिपेंड करता है। लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर्स लेते रहेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसमें, ओमिक डिवाइस में, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये हमने सारे फैक्टर्स देख लिए। तो फैक्टर्स के बाद हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला इससे आता कैसे है। जैसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड डालते हैं, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन होकर ये आ जाएगा यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो ये न्यूमरेटर में आया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया क्रॉस सेक्शन तो ये डिनोमिनेटर में आया। तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ इसको रो लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से हमें ये क्लियर रहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का वो नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो रो को यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी को हम देखते हैं आगे, ये पूरा टॉपिक है अलग से। तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस को पूरा पढ़ना है।